नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वह जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, विषाणु जनित रोग। यानी कि जो विषाणुओं से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कोरोना के समय से लगातार जो वायरस में म्यूटेशन आ रहा है उससे नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन बीमारियों का करंट और साथ ही साथ इनका जो बेसिक क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके परीक्षा में पूछने का प्रचलन आजकल काफी बढ़ गया है। तो उसी को देखते हुए अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि करंट अफेयर और साथ ही साथ आप देखेंगे बेसिक को जोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है, उनकी प्रवृत्तियों को अब हम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही याद रखिए कि यूपी पीसीएस की परीक्षा आपकी नेक्स्ट मंथ होने वाली है, तो ज़्यादा समय है नहीं और वहाँ आप देखेंगे परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर इस क्षेत्र से जरूर आपको मिलेंगे। कारण क्या है ना, क्योंकि करंट के साथ बेसिक का बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो चलिए विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग देख रहे होंगे आप, रोग एवं उपचार है। हाँ, उसमें से पहला जो है विषाणु जनित रोग आएगा, फिर जीवाणु जनित रोग आएगा, फिर बैक्टीरियाज, इस तरह के कई पोर्शन आएंगे। तो पहला जो आ रहा है वो हम देखेंगे विषाणु जनित रोग। वायरस से संबंधित सही कथन क्या है? सही कथन ये है कि वायरस शब्द डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजेंग ने दिया था। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA हो सकता है, यानी कि वायरस में RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। अभी आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां सिर्फ लिखा है वायरस में RNA पाया जाता है, तो ये भी सही है। RNA पाया जा सकता है, DNA भी पाया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है वो RNA आधारित होते हैं। आगे देखते हैं, आरएनए आधारित वायरस में म्यूटेशन अधिक होता है। जो हमारा कोरोना वायरस आया था वो जो म्यूटेट करता है, उसके नए नए बीटा अल्फा इस तरह के वर्जन देख रहे थे ना, वो इसी वजह से हो पा रहा था कि वो वायरस था वो आरएनए वायरस था। डीएनए वायरस में उतना म्यूटेशन नहीं पाया जाता है, लेकिन आरएनए वायरस में म्यूटेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए जो कोरोना की जो महामारी थी वह काफी ज्यादा प्रचलित हो गई थी। उसका मेन कारण यही था कि वह काफी ज्यादा प्रचलित हो गई थी क्योंकि उसका वायरस म्यूटेट कर रहा था। एक मिनट रुकिएगा। अब जब आप जानते हैं म्यूटेशन ज्यादा होता है वायरस में, तो उसका मेन रूट ये होता है कि उसकी दवाई बनाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमेशा नए नए वेरिएंट आते हैं और एक वेरिएंट को बनाने की उसकी दवाई खोजने के लिए कई साल लग जाते हैं। इसलिए जो कोरोना की दवाई आई थी उनके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए थे। तो इसीलिए थोड़ा सा जो आरएनए वायरस होता है उसका जीनोम पता करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए खतरनाक होते हैं। इसलिए कोरोना महामारी खतरनाक थी। अब है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियो फेज है। क्या है? जीवाणुओं के संक्रमण करने वाले वायरस विषाणु, यानी कि जीवाणुओं को भी जो प्रभावित करते हैं वो वायरस और खतरनाक होते हैं, इसलिए जीवाणु भोजी कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरियो फेज कहा जाता है। अब है ACE2 पद का उल्लेख किया जाता है किसमें? विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संबंध में ACE2 का पद का उल्लेख किस लिए किया गया? जो विषाणु जनित रोग होते हैं उनके जो प्रसार होता है उसके संदर्भ में किया जाता है। अब है कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है। क्या है? आप देखेंगे MIRN मर्स, फिर देखेंगे SARS और कोविड-19। सार्स कोविड-19 ही जो था, देखिए जो बीमारी तो कोविड-19 जो SARS हो रहा था वो उसका वायरस नेम था, ये बात ध्यान रखिएगा। और वायरस जनित रोगों में आप देखेंगे एड्स होता है, आप देखेंगे वायरस जनित रोगों में जो चिकन पॉक्स आता है, इस तरह के काफी नाम आते हैं, अभी हम लोग उनको भी देखेंगे। अब आगे देखते हैं, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की प्रत्येक डोज की मात्रा होती है कितनी? 0.5 मिलीग्राम होती है। इसलिए देखिए आपने देखा होगा जब आपने कोरोना के इंजेक्शन लगवाने गए होंगे उसकी वैक्सीन का,
तो देखे होंगे एक ही मतलब कि जो दवाई की पैकेट रहती है उससे कई लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा था। अब है वह देश जिसने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, वह था रूस। देखिए स्पुतनिक जो है वो रूस का परंपरागत नाम है। जैसे हम लोग में अग्नि, वायु, नील ऐसा चलते ना, वहाँ वहाँ स्पुतनिक चलता है। इसीलिए देखेंगे जो इन्होंने पहले अपनी मिसाइल बनाई थी वो भी, उसका भी नाम शायद स्पुतनिक था। जब वो अपना पहला अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे थे वो भी स्पुतनिक था। तो स्पुतनिक नाम जब भी आए तो आप रूस को ध्यान रखा करिए। अब है कोविशील्ड, भारत की कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, निर्मित है कहाँ? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जिसे कौन इसके संस्थापक थे, जो जिनको मारने वाली धमकी बहुत ज्यादा आई थी तो वो विदेश चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। कौन, पराग वाला ऐसे कुछ नाम था, मुझे नाम अभी सही से ध्यान नहीं आ रहा है। अब कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में सही कथन क्या है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोग वाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। वो वैक्सीन एक निष्क्रिय रोग जनक आधारित वैक्सीन है। इसको समझिए कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है कोरोना महामारी के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी वो वैक्सीन में क्या था? उस वैक्सीन में क्या था कि कोरोना वायरस ही था, लेकिन वो वायरस कैसा था? वो वायरस निष्क्रिय था, नॉट वर्किंग वायरस था। उस वायरस को म्यूटेशन पावर नहीं थी। तो क्या किया गया? जब म्यूटेशन पावर नहीं थी तो उसको जो है आप देखेंगे वैक्सीन में इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया। फिर हमारी बॉडी ने उस निष्क्रिय वायरस जो म्यूटेट नहीं कर पा रहा था, उससे क्या हो रहा था? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो रही थी। जब जैसे जैसे एंटीबॉडी डेवलप हो रही थी तो हमारी एंटीबॉडी जो इस वायरस को पहचान रही थी, और इस वायरस को पहचानने तो क्या होगा? बॉडी में जब सेल्फ एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगी तो अगर बाहर से कोई कोरोना जो सक्रिय वायरस रहेगा कोरोना का, या जो एक्टिव वायरस रहेगा वो अगर बाहर से हमारे शरीर में आएगा तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसको पहले से डेवलप हो जाएगी, तो उससे लड़ने और की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी और हम जल्द ही रोग से ठीक हो जाएंगे। यही इसमें बताया गया है कि वो वैक्सीन एक निष्क्रिय रोग जनक आधारित वैक्सीन थी। याद रखिएगा स्पुतनिक 5 वैक्सीन कैसी थी? वो एक निष्क्रिय रोग जनक आधारित वायरस थी, वैक्सीन थी। सिनोवैक्स, नोवावैक्स, मॉडर्न, स्पुतनिक 5 में से mRNA यानी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। इसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया। वाटा मॉडर्ना वैक्सीन थी। याद रखिए कौन सी? तो मॉडर्ना वैक्सीन थी जो mRNA में वैक्सीन थी। अब है स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया एवं दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है वह है डेंगू। डेंगू जो आप जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। अब इसमें पढ़ेंगे ऐसे मच्छर जो मादाएं मच्छर होती हैं उनके काटने से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो डेंगू का जो मच्छर होते हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं और अक्सर देखा गया वो दिन में ही काटते हैं। अब डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है उससे क्या कहते हैं? एडीज कहते हैं। मुख्यतः एडीज इजिप्ट कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। तो डेंगू क्या है? एक वायरस है, ध्यान रखिएगा, और ये मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। इसलिए डेंगू में जब होता है लोगों की प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे आती है, कम हो जाती हैं, और जैसे जैसे मनुष्य की प्लेटलेट्स नीचे आती है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और इंसान जल्द ही मर जाता है। इसलिए डेंगू एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये मादा एडीज मच्छर द्वारा ही होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कोशिश करिएगा जैसा कि जब मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं जो समय चल रहा है करीबन जून जुलाई अगस्त से लेकर नवंबर तक का जो मौसम चलता है, इसमें डेंगू वायरस फैलने के कारण जो प्रवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर प्लेटलेट्स चढ़ाने को कहता है, बात ध्यान रखिएगा। अब पीला बुखार फैलता है, एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। पित्त ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में से
टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है, वह जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं फैलता है। बाकी जो टाइगर मच्छर होते हैं वो पित्त, ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य मनुष्य शरीर में जिस हिस्से को संक्रमित करता है वह क्या होता है, मस्तिष्क होता है। इससे क्या होता है, मस्तिष्क का बुखार चढ़ जाता है। साथ ही ये भी देखेंगे लोगों की समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु से बच के रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से हमें तुरंत सलाह लेनी चाहिए। थोड़ा सा इस जो विषाणु जनित रोग है इसके बारे में थोड़ा सचेत होना चाहिए। कभी कभी लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि उनके मस्तिष्क पे उस चीज का प्रभाव आता है। हाइड्रोफोबिया होता है, क्या होता है, एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है ये हाइड्रोफोबिया, एक विषाणु जनित रोग है। ये अक्सर देखेंगे आप पानी से लोगों को डर होने लगता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है, वो मेनिंजाइटिस है। याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस एक ऐसा है विषाणु जनित रोग है जिससे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है। भारत में प्रत्येक जन्म में 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है, उसका नाम है रोटा वायरस है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद पैमाने पर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक। देखिए, एक होता है एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। पैंडेमिक शब्द कहाँ यूज होता है, पैंडेमिक शब्द जब पूरे बृहद लेवल पर फैल जाता है तो वहां पेंडेमिक, इसलिए देखिए कोरोना वायरस को पेंडेमिक बोला गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे है सेट जिसमें सारी विषाणु जनित बीमारी हैं, वो है मप्स, रेबीज और हाइपरीज है। एड्स, डिप्थीरिया, हैजा एवं काली खांसी में से जिस रोग का कारण विषाणु नहीं है वह आप देखेंगे एड्स। एड्स जो है वह जीवाणु के माध्यम से नहीं बल्कि विषाणु यानी कि वायरस के माध्यम से फैलता है। जो एड्स एक बीमारी है और इसके वायरस का क्या नाम है, HIV है, हीमो इम्यूनो वायरस है। और एड्स का क्या नाम है, पूरा नाम देखेंगे, एड्स का पूरा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये क्या है, एड्स बीमारी कैसी है, एक सिंड्रोमिक बीमारी है। देखो पूरा नाम देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड मतलब कि किसी के ऊपर हावी हो जाना। एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब क्या होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, किसी की प्रतिरोधक क्षमता पर हावी हो जाना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कि उसके अंदर किसी प्रकार की क्षमता ना होना। सिंड्रोम एक प्रकार से बीमारी। इसीलिए एड्स जब होता है, HIV से लोग ग्रसित होते हैं। एड्स पूर्ण रूप तब आता है जब आप छोटे छोटे रोगों से आपकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। अब है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, दूषित भोजन तथा जल से फैलता है। बात ध्यान रखिएगा, अगर हम दूषित भोजन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में पोलियो वायरस फैलने की आशंका बढ़ रही, साथ ही साथ जल से भी। इसीलिए हमें जल को, जब मौसम में नमी ज्यादा हो या इस तरह के मौसम चल रहे हैं तो हमें जल को उबालना चाहिए, फिर उसको ठंडा करना चाहिए, फिर पीना चाहिए, जिससे हमें क्या हो जाएगा, हमें हेपेटाइटिस नहीं होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे हमें कहते हैं वो टाइफाइड नहीं होगा, इस समय नहीं होता है। फिर थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए। पोलियो का कारण क्या है, वह है विषाणु है, आप जानते हैं। पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने की थी। सिल्क टीका जिस व्याधि से संबंधित है वह है पोलियो। खसरा, रेबीज, पोलियो एवं क्षय रोग में से विषाणु जनित रोग नहीं है, क्या नहीं है, वह क्षय रोग नहीं है। बीमारी जिसके लिए ट्राइवैलेंट के साथ बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, वह क्या है, वह पोलियो है। अब है देखेंगे आप, एक मिनट देगा, पैथोजिन जिस जुखाम के लिए उत्तरदायित्व है वह है राइनो वायरस है। राइनो वायरस में आप देखेंगे ये नाक का एक वायरस होता है, इसलिए राइनो वायरस कहा जाता है। अब है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को एवं पादप को। वो
जो प्रभावित कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि विषाणु जो होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी होती है, बात ध्यान रखिएगा। अब है इसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। कैसे होती है वह आप देखेंगे, वायरस के द्वारा से होती है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस रोग से मुख्यतः मनुष्य का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, वह देखेंगे यकृत है। अब है डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा एवं हेपेटाइटिस में से वह रोग जो एक वायरस द्वारा होता है वह है हेपेटाइटिस है। अब है सही कथन है यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का टीका कोई टीका नहीं होता है। प्लेग, चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सुअर और पोलियो बंदर में से गलत जोड़ी किसका है, वह है पोलियो और बंदर की गलत जोड़ी। पोलियो आप जानते हैं वायरस जनित रोग है जो दूषित भोजन या दूषित जल से फैलता है। बाकी प्लेग चूहा से फैलता, आपने जानते हैं, इतिहास पढ़ेंगे आप जब अपनी हिस्ट्री, तो प्लेग बहुत बड़ी बीमारी थी, आपको पता है, पूरा का पूरा इलाका ही साफ हो जाता था, शहर ही गायब हो जाता था जब प्लेग पहले फैलता था। इसके बारे में आप जब बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th-12th में, उसमें मिल जाएगा। साथ ही 7th या 8th में कोई लेक्चर इसको रिलेटेड वो भी पढ़ लीजिएगा। फिर आप देखेंगे जब रोगों का इतिहास पढ़ेंगे तो प्लेग एक बहुत बड़ी बीमारी थी, ये भी आप जानते हैं। अब रेबीज जानते हैं, एक वायरस होता है जो कुत्ते के लार से फैलता है शरीर में। टेपवर्म भी सुअर के माध्यम से फैलता है, लेकिन पोलियो बंदर के कारण से नहीं फैलता। अब है निम्नलिखित रोग पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, उपयुक्त में से जिस रोग या जिन रोगों का भारत का उन्मूलन हो चुका है वह देखेंगे वो हो चुका है चिकन चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का हो चुका है। जो स्मॉल पॉक्स आता है उसका हो गया, लेकिन जो चिकन पॉक्स में छोटी माता निकलती है वह अभी भी है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब है एड्स का संचार होता है लैंगिक संभोग से हो सकता है, रक्तदान से भी हो सकता है, मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से भी हो सकता है। हाँ, ये एक नई रिसर्च चल रही है अभी इसके ऊपर, मैं कुछ कहना कठिन है, लेकिन हाँ अभी नई रिसर्च चल रही है जिसमें पता चल रहा है कि हाँ अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मच्छर ने काटा जिसको एड्स, और फिर दूसरा उसी व्यक्ति को जाकर काट लेता है और रोगों का संचार, तो फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर अभी उत्तर में आएगा तो उसको मत मानिए कि उस पर रिसर्च चल रही है। अपरा के संपर्क में, तो ये चौथा भी सही है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, क्योंकि अभी रिसर्च इसमें पूरी नहीं आई हुई, पुराना क्वेश्चन है, पर लेकिन अभी इसमें संभावनाएं जता रही कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब एक और आगे देखते हैं। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। वो क्या है कि सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप और वजन का घटना, चारों क्या है रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्नलिखित अवस्थाओं में है। इनमें से एड्स के जो है आप देखेंगे चारों ही लक्षण आते हैं। कथन ए है एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है, जो कि सही है। जो मैं कल पढ़ाया था टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो क्या होती है, वो जो हम वायरस हमारे अंदर कोई भी बीमारी अंदर आती है तो टी लिम्फोसाइट जो होती है वो उन वायरस को याद रखने की क्षमता रखती हैं, और उन्हीं वायरस के उन्हीं याद रखी हुई क्षमता से ही वह जो एंटीबॉडी क्रिएट करती है। फिर एड्स में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट वायरस खत्म हो जाता है, सॉरी लिम्फोसाइट जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे जब नए नए रोग आते रहते हैं तो उनको याद रखने में हमारी जो एंटीबॉडी है वो खत्म हो जाती है। जब वो एंटीबॉडी नष्ट हो जाती है तो जाहिर सी बात है हम एड्स से ग्रसित होकर मर जाते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा, वह है एड्स। HIV वायरस का नाम है, एड्स उस रोग की परम अवस्था है।
अब एड्स का कारण क्या है? वायरस है। एड्स विषाणुओं में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में क्या होता है? वो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एड्स के लिए उत्तरदायित्व विषाणु उदाहरण है किसके हैं? रोटा विषाणुओं के हैं। किसके हैं? वह रोटा विषाणुओं के हैं। एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए जीनोम होता है, जबकि रोटा वायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन यानी जीनोम होता है, जो कि यह गलत है। आप देखेंगे कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स यानी कि एड्स रोटा वायरस के कारण होता है। तो ये आप देखेंगे सही है। यह प्रश्न पहले भी यूपीएससी में 2022 में आ चुका है, याद रखिए कि पहले भी आया है और अभी भी आ रखा था ये रोटा वायरस। अब निम्नलिखित बीमारियों में से जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है, वह आप देखेंगे कि यकृत शोथ बी यानी कि हेपेटाइटिस बी होता है और एड्स होता है। जो आप रोग से संबंधित, जो ब्लड से संबंधित रोग हो सकते हैं, उनमें जो वायरस से संबंधित रोग हो सकते हैं उनके बारे में उल्लेख है। अब HIV-1A, HIV-1B, HIV-1C, HIV-1D में से जो प्रभेद भारत में प्रभावी है वह है HIV-C है। यह थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है AIDS यानी एड्स रोग नाम का संक्षिप्त मतलब पूरा नाम क्या है? उसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। अब एड्स वायरस यानी कि HTLV थर्ड की खोज की थी, वो रॉबर्ट गेलो ने की थी। अब है एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? वह है जीडोवुडिन है। एजिडोथाइमिन कौन है? एजिडोथाइमिन है। अब है एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। यह प्रश्न भी 2022 में आ चुका है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण हो सकता है क्या? वह हो सकता है विषाणु हो सकता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना या उन्मूलन में सहायक है। जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए है। जानते हैं सुअरों से काफी ज्यादा रोगों का संचार होता है, इसलिए उनको जो मनुष्यों की बस्ती होती है उनसे दूर रखने का प्रयास किया। सरकार इसके लिए काफी एक्टिव भी रहती है, आपने देखा होगा। अब है सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने का कारण क्या है? वह है जापानी इंसेफेलाइटिस है। अब मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप का कारण चर्चा में था। कहाँ? केरल में था। कुष्ठ यानी टिटनेस, मिजल्स यानी खसरा एवं ऐसे में से जिन रोगों को एंटीबॉडी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है वह जो आप देखेंगे मिल्स खसरा है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। कैसे होती है? वायरस से होती है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन और कारण दोनों सही, कथन कारण की सही आधारित करता है। बात सही है। चेचक में जो स्मॉल पॉक्स होता है वह विषाणु जनित होता है, आपको पता है। हाँ, और ये जो है इससे में क्या करना चाहिए? इसमें जो है मनुष्य के आसपास का माहौल काफी स्वच्छ होना चाहिए, बिस्तर साफ होना चाहिए, जिससे यह रोगों का संचार न हो सके। अब है विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था। कब? 1980 में किया गया था, लेकिन भारत में अभी भी छोटी माता अभी भी आती है, स्मॉल पॉक्स जो है आता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। इससे संबंधित है रानीखेत बीमारी, मुर्गियों से संबंधित बात को ध्यान रखिएगा। जो रानीखेत बीमारी होती है वो मुर्गियों से संबंधित है। अब है दुधारू पशुओं से निम्नलिखित बीमारियों से संक्रमण होता है। कौन कैसे संक्रमण होता है? फुट एवं माउथ रोग का, फिर है एंथ्रेक्स का, ब्लैक वाटर का और काउ पॉक्स का। तो चारों ही हो सकते हैं दुधारू पशु से बीमारी। ये बात ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंस को लिख लीजिएगा। चारों ही लोग
फुट एंड माउथ या लोगों को याद रहता है, काउपॉक्स याद रहता है, लेकिन ब्लैक वाटर और एंथ्रेक्स नहीं याद रहता। ये दोनों चारों भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको टिक कर रहा हूँ। विश्व में कुछ रोगों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। कैसा होता है? वो विषाणुओं के कारण होता है। फुट और माउथ रोग मुख्यतः पाया जाता है मवेशी से, भेड़, सुअर एवं बकरियों से। वर्ष 2011 को वर्ष 2011 को विषाणुओं से होने वाली किसी भी बीमारी के उन्मूलन के लिए चिन्हित किया गया था। वह आप देखेंगे रीडर पॉक्ट के लिए किया गया था। ब्लड फ्लू का कारण क्या है? जो ब्लड फ्लू आप जानते हैं जो फैलता है वो H5N1 की वजह से फैलता है। ब्लड फ्लू याद रखिएगा, इस वायरस का नाम H5N1 है। फिर एक जगह आप N1 H5 भी पढ़ेंगे तो वो अलग रोग है। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू में आता है। ये देखिए नीचे दिया हुआ है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि ब्लड फ्लू जो फैलता है, बर्ड फ्लू, वो फैलता है H5N1 के कारण। विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, ब्लड फ्लू कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। H1N1 विषाणु प्रायः समाचार में जिस बीमारियों के संदर्भ में उल्लेख करता है वह है स्वाइन फ्लू है। अब है कि इबोला वायरस इबोला रोग के लिए उत्तरदायी है। अब है जीव संख्यांक की पहचान। उंगली छाप या आइरिस स्नैक है। फिर है आप देखेंगे क्लोनिंग अनुवांशिकी प्रकृति का है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो होता है वो पैतृक या आपराधिकता की पहचान के लिए। इबोला देखेंगे आप क्या है, ये प्राणघाती विषाणु है, जानते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में इबोला नदी के पास से के नाम से जाना जाता है। इबोला वायरस का नाम लिया जाता है एक नदी के नाम पे जो मैंने अभी आपको बताया। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग, कौन सा रोग? जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू रोग संचारित होता है। जिसका वायरस रोग का लैंगिक संचार होना संभव है। तो उपयुक्त में से दोनों ही आप देखेंगे सही है। तो चलिए अब देखते हैं पहले कितने मिनट का वीडियो बना है। लगभग ये बन गया 27 मिनट का, आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर था। अब जो कि हम जीएस पॉइंटर से कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, हम उसको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग रिवीजन करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जिससे क्या होगा, आपकी याद करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और पेपर में क्वेश्चन जो होता है ना जीएस में, उसमें इतना समय नहीं होता है कि आप उस चीज़ को याद करें। उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये करना होता है, समय कम रहता है, आप जितना ज़्यादा रिवीजन किए रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए अगर आपको मेरे काम पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने पूरा यूपी जो स्पेशल होता है कंप्लीट कराया है। करीबन 2 घंटे में मैंने पूरा कंप्लीट 3-4 वीडियो में और टोटल मिला के देखा 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।